स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार पुनः अपना YouTube चैनल नवीन क्लासेज में फिर से स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति और साइंस में फिजिक्स के बाद मैथ का अगला जो ब्रांच लेकर के आए हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम हिंदी में नियामक ज्यामिति या इसका एक नाम और है निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। उसके अंतर्गत लेक्चर नंबर फर्स्ट लेकर के आए हैं। और यह जो मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, सभी बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सभी क्लास के लिए, यहाँ लिखा हुआ देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर ऑल क्लासेस, मतलब ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बिना आप आगे चल करके कोई भी क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चाहे वो जनरल कंपटीशन में भी दे, चाहे वो आईएएस का रहे, आप नहीं समझ सकते हैं। इसी कारण से हमारा जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है वो काफ़ी शानदार है, काफ़ी बेजोड़ है और काफ़ी ज्ञानवर्धक है। यदि आप इसको नहीं देखिएगा, हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा, वीडियो को अंत तक बने नहीं रहिएगा, तब आपका ना बेसिक कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए ठीक है विद्यार्थी, अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसका क्या डेफिनेशन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसका जो मेन आधार बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है और किस प्रकार से हम धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद इसमें बहुत सारा जो सूत्र आने वाला है हम कैसे परमानेंट अस्थायी रूप से याद रखेंगे। तो चलिए ठीक है विद्यार्थी, सबसे पहले आप आ जाइए कि नियामक ज्यामिति क्या है। नियामक ज्यामिति और ज्यामिति में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री। तो समझिए पहले नियामक ज्यामिति जो है इसका परिभाषा भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नियामक ज्यामिति और ज्यामिति में क्या अंतर है। तो देखिए नियामक ज्यामिति जो होता है उसमें किसी भी बिंदु का निर्धारण, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट, उसको जो किया जाता है वो दो वास्तविक संख्याओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है विद्यार्थी? दो वास्तविक संख्याओं के द्वारा किया जाता है। मतलब तल में स्थित किसी बिंदु का निर्धारण दो वास्तविक संख्याओं के द्वारा किया जाता है और वे दोनों वास्तविक संख्याएं उसी बिंदु का नियामक कहलाती हैं। सपोज दैट हम बोर्ड पर 2 3 लिख दिए और यहाँ कोई पॉइंट P दे दिए, तो ये देखिए बिंदु जो P है इसका दो वास्तविक संख्याओं के द्वारा, वास्तविक संख्या का मतलब आप लोग जनरली जानते होंगे वो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, भिन्न के में भी हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का जननी है, मदर है। तो दो वास्तविक संख्याओं के द्वारा किया जाता है। वे दोनों संख्याएं नेगेटिव पॉजिटिव भिन्न के रूप में कुछ भी हो सकते हैं। ये दोनों वास्तविक संख्याएं इस बिंदु का नियामक कहलाती है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में होता है इसको नियामक और निर्देशांक से ही स्टार्टिंग होता है, इसी कारण से इस ज्यामिति को नियामक ज्यामिति नाम पड़ा, नियामक ज्यामिति के नाम से जाना गया। और नियामक कहिए, बोर्ड पर देखिए लिखा है नियामक कहिए चाहे निर्देशांक कहिए, बात बराबर है। मतलब यदि हम इसको हिंदी में बोलेंगे कि बिंदु P का नियामक 2 3 है, कितना है कोष्ठ में लिखिएगा 2 3 है, तो इसको अगर कोई विद्यार्थी बोलेगा बिंदु P का निर्देशांक 2 3 है, तो दोनों ना सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले नियामक ज्यामिति का खोज कहाँ से होगा, इसके जन्मदाता कौन थे और ज्यामिति में इसका क्या अंतर है। तो देखिए ज्यामिति के जो खोज करने वाले थे ना विद्यार्थी लोग, इसके खोज करने वाले थे यूक्लिड। कौन खोज किए थे? यूक्लिड, यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के? यूनान के। और नियामक ज्यामिति के जो खोज किए थे ना विद्यार्थी सब, इसके खोज करने वाले थे फ्रांस के महान दार्शनिक। फ्रांस के रहने वाले थे महान दार्शनिक, उनका पूरा नाम था रेने देकार्ते। क्या नाम था विद्यार्थी? रेने देकार्ते। इंग्लिश में अगर लिखिएगा तो ऐसे लिखाएगा रेने डेस्कार्ट्स, रेने डेस्कार्ट्स। तो चूंकि नियामक ज्यामिति को खोज फ्रांस के महान दार्शनिक एवं गणितज्ञ रेने देकार्ते ने किया था, इसी कारण से इनके नाम पर द हटा दीजिए। नियामक ज्यामिति का एक नाम और है कार्तीय ज्यामिति। कौन ज्यामिति नाम है विद्यार्थी लोग? कार्तीय ज्यामिति।
क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कार्ते, तो इसका नाम पड़ गया कार्तीय ज्यामिति। मेरे ख्याल से जो भी वीडियो हम विद्यार्थी देख रहे होंगे मेरे YouTube चैनल से जुड़ करके, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन ना वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और भी बहुत सारी बातों का ना आपको जानकारी दिया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि जो नियामक ज्यामिति है, इसमें किसी भी बिंदु का जो निर्धारण किया जाता है, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन किया जाता है दो वास्तविक संख्याओं द्वारा। और इसमें जान लीजिए कि दो वास्तविक संख्याओं द्वारा जो किया जाता है उसमें आगे वाला का क्या नाम है, तो आगे वाला का नाम है एक्स नियामक। क्या नाम है विद्यार्थी? एक्स नियामक। इसका एक नाम और है, एक्स नियामक बोलिए, या फिर कोई कंपटीशन या मैट्रिक एग्जाम में दे देगा कि इसका भुज कौन है, तो भुज सीधे हो जाएगा आगे वाला। और ये बाद वाला जो होता है इसका नाम है विद्यार्थी बाई नियामक। क्या नाम है? बाई नियामक। और इसका एक नाम और क्या है? कोटि है। अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी आ जाए, देखिए नियामक ज्यामिति को बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मान लिया जाए P को नियामक 2 3 है, तो इसको ना इंग्लिश में लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, बराबर नहीं एक और ऐसे करके दे देंगे, तो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू 2,3। हिंदी बोलेंगे बिंदु P का नियामक 2,3 है, इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू 2,3। इसमें 2 को इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है भूल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अवसीसा, अवसीसा। या इसका एक नाम और है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है विद्यार्थी? एक्स कोऑर्डिनेट। इसको बाद वाला को बोला जाता है ऑर्डिनेट। केवल ऑर्डिनेट बोलिएगा या फिर बाई कोऑर्डिनेट कहिएगा। क्या कहिएगा? बाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब हो जाता है कोटि। देखिए यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है कोटि, और इसको बोला जाता है हिंदी में बाई नियामक, इंग्लिश में बोला जाता है केवल ऑर्डिनेट या फिर बाई कोऑर्डिनेट बोलिए। मतलब कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट, और बाई नियामक को इंग्लिश में बोलते हैं बाई कोऑर्डिनेट, भुज को इंग्लिश में बोलते हैं अवसीसा, और एक्स नियामक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। मेरे ख्याल से यह काफी अच्छा लग रहा होगा सभी को। अब नियामक ज्यामिति का परिभाषा थोड़ा सा हम बोल भी देते हैं, बोर्ड पर भी लिखा देंगे। नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें तल में स्थित किसी बिंदु का निर्धारण या प्रस्तुतिकरण दो वास्तविक संख्याओं के द्वारा किया जाता है। मतलब यदि किसी तल में स्थित किसी बिंदु का निर्धारण या निरूपण जो वास्तविक संख्या के द्वारा किया जाता है जिस ब्रांच के अंतर्गत, उसे नियामक ज्यामिति कहा जाता है। और उसका दूसरा नाम है निर्देशांक ज्यामिति। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तो थोड़ा सा और बेसिक समझने के लिए अब अक्ष पर चले आइए कि इसका एक्स अक्ष वाई अक्ष कहाँ होता है, किधर पॉजिटिव होता है किधर निगेटिव होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस निश्चित बिंदु पर काटते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसका नियामक क्या होता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कौन सा नियामक 0 होता है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कौन सा नियामक 0 होता है। तो उसको ना पूरा हम आपको पूरा डिटेल से और फिगर के द्वारा बतलाने जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन तो बहुत ही फिक्स रहता है कि कौन सा बिंदु किस पाद में स्थित होता है, इंग्लिश में कौन से क्वाड्रेंट में स्थित होता है। पाद का एक नाम और है कौन से चतुर्थांश में स्थित होता है। चलिए ठीक है विद्यार्थी, सभी को अच्छा लग रहा होगा। और हम आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़ा सा ग्राफ अगर पेपर पर अगर दर्शा करके बनाइएगा तो और अच्छे से बना लीजिएगा और आपको अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है विद्यार्थी, थोड़ा सा बोर्ड पर ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बतलाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, तब जैसा कि हम आपको पहले बताए थे कि ये नियामक ज्यामिति का परिभाषा किस प्रकार का होता है, इसका परिभाषा कैसा है, और नियामक ज्यामिति का नाम किस महान दार्शनिक एवं गणितज्ञ के कारण रखा गया था, और नियामक ज्यामिति का नाम नियामक ज्यामिति क्यों पड़ा, ये सब सारे चर्चा हम इसके पहले लेक्चर में अपना जब हम थ्योरी दे रहे थे तब बतला दिए थे। और ये बोर्ड पर भी आपका लिखा हुआ है। यदि कोई विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले सकते हैं, या फिर जूम करके लिखना चाहते होंगे तो अपने नोटबुक पर कॉपी पर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद फिर हम समझा देते हैं। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब थोड़ा सा इसके बाद बता देते हैं कि नियामक ज्यामिति क्या चीज है, पढ़ करके देखिए लिखा हुआ है नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है
जिसमें तल में स्थित, तल का मतलब हो गया कोई प्लेन, जैसे ही आपका बोर्ड तल हो गया, आप कॉपी पर लिख रहे होंगे तो वो आपका तल है। किसी भी तल में, इसको इंग्लिश में प्लेन कहते हैं, तल में स्थित किसी बिंदु का निरूपण, निरूपण का मतलब दर्शाना दो वास्तविक संख्याओं के द्वारा किया जाता है। मतलब नियामक ज्यामिति में सीधी दो बिंदु पर ही नियामक ज्यामिति चलता है। ये दोनों बिंदु, अब ये 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आगे सिंगल क्लास में जाएगा तो फिर 3 बिंदु पर निर्धारण किया जाता है, जिसको 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। उसमें 3 अक्ष आ जाएगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इसमें जितना भी प्रश्न का हल किया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा, सारे ना 2 अक्ष पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। 10th क्लास तक 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, आगे चल के 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना। देखिए लिखा हुआ है ये दोनों वास्तविक संख्या उस बिंदु का नियामक या निर्देशांक कहलाती है। अब इसके पहले हम उदाहरण देके भी समझा दिए थे। नियामक ज्यामिति का जन्मदाता फ्रांस के महान दार्शनिक एवं गणितज्ञ, फ्रांस के महान दार्शनिक एवं गणितज्ञ रेने दकार्ते को माना जाता है। इसके पहले हम बताए थे, यहाँ देखिए इनके नाम में लिखा हुआ था दकार्ते, तो द आगे हटा दिया गया। इसी कारण से नियामक ज्यामिति को कार्तीय ज्यामिति, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, कार्तीय पद, कार्तीय तल, कार्तीय प्लेन, कार्टिजन, इंग्लिश में उसको बोला जाता है कार्टिजन प्लेन। तब कार्तीय ज्यामिति के नाम से भी जाना जाता है। इसे सभी विद्यार्थियों को नियामक ज्यामिति को ना 3 नाम, कितना नाम विद्यार्थी, 3 नाम पता हो गया हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। पहला तो नियामक ज्यामिति, दूसरा निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक नाम इसको हिंदी में और कहा जाता है, यहाँ देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है कार्तीय ज्यामिति। कौन ज्यामिति? कार्तीय ज्यामिति। इंग्लिश में कार्टिजन ज्योमेट्री। कौन ज्योमेट्री? कार्टिजन। लिखना होगा तो लिख भी सकते हैं, यहाँ देखिए लिख देते हैं कार्टिजन ज्योमेट्री भी कहते हैं। कार्तीय ज्यामिति क्यों कहते हैं? कार्तीय ज्यामिति, कार्तीय ज्यामिति रेने दकार्ते के नाम है, रेने दकार्ते। तो इनके नाम में यहाँ द हटा दीजिए तो यहाँ फिर कार्ते लिखा हुआ है तो यहाँ फिर हो जाएगा कार्तीय ज्यामिति। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तब आशा करते हैं कि आप लोग बोर्ड पर से पूरा अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे। अब ना थोड़ा सा हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु का उदाहरण दे करके और कौन बिंदु किस चतुर्थांश में जाता है उसको हम बोर्ड पर भी समझा रहे हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तब थोड़ा सा देखिए इसको फिर। चलिए ठीक है विद्यार्थी, जैसा कि आपको बोर्ड पर 2 सरल रेखाएं खींची हुई दिखाई पड़ रही होगी। एक तो सीधा इस ढंग से खींचा हुआ है, इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? पूरा बेसिक से हम समझिएगा, क्योंकि बोर्ड पर लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी तो केवल हम आपको परिभाषा बताएं और इसके जन्मदाता बताएं, उससे काम चल सकता है नॉलेज बढ़ाने के लिए। लेकिन अब इसको नहीं अगर समझिएगा तो ये आपको गड़बड़ हो जाएगा एकदम। फिर बिल्कुल इसको ध्यान से देखना है और वीडियो को अंत तक देखना है, ये देखिए स्किप करके देखिएगा। तो देखिए ये जो रेखा कहलाती है, इस प्रकार से जो रेखा है सीधा इस ढंग से, उसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा। इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस प्रकार से जो खड़ी रेखा है, ये है पड़ी रेखा, और ये जो खड़ी रेखा है इसको बोला जाता है उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। इंग्लिश में वर्टिकल लाइन। कौन लाइन विद्यार्थी? वर्टिकल लाइन। तो चलिए ठीक है, इस रेखा का नाम दे देते हैं, यहाँ देखिए एक्स, यहाँ नाम दे देते हैं ओ, यहाँ नाम दे देते हैं एक्स डैश। लिख भी देते हैं बोर्ड पर कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स अक्ष कहलाता है, एक्स अक्ष। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे विद्यार्थी? एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ पे। और ये जो यहाँ से यहाँ तक कहलाता है इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। तो इसे समझ लीजिए पूरा बढ़िया से। क्षैतिज रेखा नाम यहाँ से दिया जाता है एक्स ओ एक्स डैश। इसको डैश पढ़िएगा, 1 नहीं पढ़िएगा, 1 नीचे लिखा हुआ रहता है। तब क्षैतिज रेखा एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहा जाता है। और उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ नाम दे दीजिए वाई ओ, और यहाँ नाम क्या दीजिएगा? वाई डैश। इसको वाई अक्ष कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सभी बोर्ड के विद्यार्थी के लिए। तो थोड़ा सा हम बीच बीच में इंग्लिश में बोल देते हैं ताकि अगर सीबीएसई बोर्ड के भी विद्यार्थी देख रहे होंगे तो उनको ना अच्छा से समझ में आए। फिर से एक बार
एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहा जाता है। इंग्लिश में एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये पूरा, एंड वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहा जाता है। मेरे ख्याल से सबको अच्छा लग रहा होगा। दूसरा स्टेप और क्या है, ये दोनों जो अक्ष होते हैं एक दूसरे को, अब देखिए जैसे हम ना दो स्टिक ले लेते हैं, एक ठो कैसे कर देते हैं, एक ठो कैसे कर देते हैं। ये देखिए ये दोनों स्टिक ले लेते हैं तो आपको ना निश्चित बिंदु पर देखिए यहाँ प्रतिच्छेद करते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। तो इसको समझ लीजिए आप एक्स अक्ष, और इसको खड़ा वाला आप समझ लीजिए वाई अक्ष, मतलब एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंग्लिश में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको मूल बिंदु कहा जाता है, इंग्लिश में ओरिजिन कहा जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस निश्चित बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में ओरिजिन कहा जाता है। और चूंकि ओरिजिन ओ से स्टार्ट होता है, इसी कारण से मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? ओ से। यहाँ भी लिख देते हैं इसको इंग्लिश में ओरिजिन। क्या कहा जाता है विद्यार्थी? ओरिजिन। हिंदी में क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। इंग्लिश में ओरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु। फिर से एक बार, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस निश्चित बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। अब मूल बिंदु को संकेत में ओ से सूचित किया जाता है। अब इसका जो नियामक, क्योंकि यहाँ ज्यामिति का जैसे नाम पड़ा तो यहाँ ना सीधे नियामक का चर्चा होगा, निर्देशांक का। बिना इसके कारण ना कोई, इसके बिना नाम के कारण, नियामक के नाम के कारण कोई भी फॉर्मूला और कोई भी हिसाब नहीं बन सकता है। इसका जो नियामक चूंकि यहीं से स्टार्टिंग होता है। देखिए इसके पहले जो साइंस में बताए थे कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण में ध्रुव से और लेंस में प्रकाशीय केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से। और यहाँ जो भी दूरियां मापी जाएगी सब मूल बिंदु से मापी जाएगी। इसका नियामक 0 0 होता है, मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। आप थोड़ा सा समझिएगा। और समझने का चीज क्या चीज है, इस साइड से जैसे इस साइड बढ़िएगा तो सबका मान बढ़ते चला जाएगा और ये सब सारा धनात्मक होता है। मतलब जिसमें डैश नहीं लगा हुआ रहता है वो धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव। अब धनात्मक को इंडिकेट भी कर देते हैं, आप लोग इंडिकेट कर लीजिएगा। यहाँ 1 2 3 4 डॉट 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 कर देते हैं। और ये सारा जिसमें डैश लगा हुआ रहता है सब ऋणात्मक होता है। -1 -2 -3 -4 -5। चलिए इसको हम ना फिर साफ सुथरा करके बतला देंगे। थोड़ा सा सब जगह आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तब थोड़ा सा बोर्ड पर इचिर पिचिर दिखलाई भी पड़ रहा होगा, आपके मोबाइल पर और इचिर पिचिर दिखलाई पड़ रहा होगा ना। इसको थोड़ा सा साफ से अभी केवल समझ लीजिए, उसके बाद ना फिर से हम साफ से आपको फिगर में बतला देंगे किधर प्लस और किधर माइनस। तो देखिए इधर सब धनात्मक होता है, 1 2 3 4 सब प्लस में, इधर सब माइनस होता है, -1 -2 -3 -4, इधर सब नेगेटिव होता है। यहाँ ऋणात्मक लिख देते हैं, जब भी हम समझा रहे हैं फिर आपको लिख देंगे, पूरा बढ़िया से आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अभी समझने का प्रयास कीजिए, अभी लिखिएगा नहीं, अभी समझिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा इसमें डैश नहीं लगा हुआ है, देखिए क्योंकि इसका ना टोटल जब इस समतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष है तो टोटल 4 भागों में बट गया। अब चतुर्थांश का यदि परिभाषा दीजिएगा तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पूरे समतल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। कितना भागों में? 4 भागों में। और यही प्रत्येक भाग को चतुर्थांश या पाद या चरण और इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट। तो सब ना आगे हम पूरा क्लियर कर दे रहे हैं, अभी तो समझिएगा। तो देखिए इधर देखिए डैश नहीं लगा हुआ है, ये भी धनात्मक लिखाएगा इधर, और इधर डैश देखिए लगा हुआ है वाई डैश, इधर ना ऋणात्मक लिखाएगा। अब देखिए इतना डिटेल में हम आपको इस कारण से बता रहे हैं, इधर धनात्मक करना है कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 हो जाएगा। जितना बढ़ाइए इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 हो जाएगा। अब इतना डिटेल में इस कारण से बता रहे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी, खास के जो जूनियर क्लास के विद्यार्थी हैं 9th 10th के ना, वो पहले प्लस माइनस में ही गड़बड़ा जाते हैं और कहाँ से स्टार्टिंग किया जाए वो भी गड़बड़ा जाते हैं। कारण कभी विद्यार्थी इधर से लिख देते हैं 1 2 3 4 5, जैसे जैसे आगे क्लास जाते हैं तो तुम याद रह जाता है कि इधर से लिखना है, लेकिन कभी इधर से 1 2 3 लिख देंगे, कभी हो सके नीचे से लिख देंगे 1 2 3। तो हम उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लेकर के आए हैं कि आप परमानेंट याद रखें और अस्थायी रूप से याद रखें कि जिसमें डैश लगा हुआ रहेगा, जैसे देखिए यहाँ डैश लगा हुआ है तो ये होगा माइनस में, और इसमें डैश लगा हुआ है एक्स डैश तो ये होगा माइनस में, इसमें डैश नहीं लगा हुआ है तो प्लस में। और जब भी स्टार्टिंग कीजिएगा तो इधर
से राइट साइड से स्टार्टिंग कीजिएगा लिखना XO X डैश, इसको प्लस में, और यहाँ ऊपर से स्टार्टिंग कीजिएगा, यहाँ डैश नहीं दीजिएगा, ये वाला प्लस में। तो आशा करते हैं कि सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा और काफी रोचक लग रहा होगा और हमारे YouTube चैनल से वो ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे। अब थोड़ा सा विद्यार्थी ये समझिए कि इधर का जो XO Y जो हो गया, पूरा नहीं अब समझिएगा, XO Y। चलिए ठीक है, इतना तक तो समझा दिया। अब इसको थोड़ा सा ना साफ फिगर करके कौन सा बिंदु कौन सा पाद में जाएगा और इसका नियामक, अब देख कहाँ पर ही बिंदु कितना ढंग से रखाएगा लिखाएगा, उसको ना फिगर को पूरा क्लीन करके फिर हम अच्छा से बता दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक दो बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, इधर सब प्लस में जाएगा, इधर सब माइनस में जाएगा, ऊपर सब प्लस में और नीचे माइनस में। इसको प्रथम लिख देते हैं, इसको ना प्रथम पाद कहा जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहा जाएगा, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाएगा, सेकेंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाएगा और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाएगा। हिंदी में यदि किसी को लिखना होगा या समझना होगा कि इसको प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय पाद, इसको द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। इंग्लिश में अगर लिखना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको उसी ढंग से सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। एग्जाम पे एकदम फिक्स है ये, चाहे वो सीबीएसई स्टूडेंट हो चाहे बिहार बोर्ड को, बिहार बोर्ड कोई बिंदु दे देगा और बिंदु आपसे एकदम पूछेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि वह बिंदु कौन से प्रथम पाद में जाएगा, कौन से पाद में जाएगा, प्रथम पाद में जाएगा कि द्वितीय पाद में जाएगा कि तृतीय में या चतुर्थ में जाएगा। मतलब किसी बिंदु को हम कैसे आसानी से पहचान सकते हैं कि वह बिंदु कौन से पाद या चतुर्थांश या क्वाड्रेंट में स्थित होगा। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तब थोड़ा सा इसको हम क्लीन करके और पूरा चिन्ह डिटेल में कि कहाँ प्लस प्लस होता है, कहाँ माइनस माइनस होता है और प्लस प्लस क्यों होता है, सारा कारण, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट। यह वीडियो अगर आप देख लीजिएगा पूरा अंत तक तो हम आशा करते हैं यह कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भुलाइएगा, पूरा लाइफ तलक में, होल लाइफ तलक में याद रखिएगा और हमसे सीख करके आप अपने छोटे भाई बहनों या फिर गांव वाले या फिर शहर वाले कहीं आप रह रहे होंगे उन्हें भी सिखाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ठीक है विद्यार्थी, फिगर को थोड़ा सा एक बार आओ बढ़िया से क्लीन करके बताते हैं। ठीक है विद्यार्थी, चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, तब हम आपको पहले भी बताए थे, इसके पहले जो वीडियो जो देख रहे होंगे हम पहले भी आपको बताए थे कि इसका हम पहले हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन भी लिखा देंगे, परिभाषा भी, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ना परमानेंट रहे, अस्थायी रूप से रहे। जैसा देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, यदि कोई विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे, जूम करके नोट करना चाहते होंगे तो पहले आप लिख लीजिए, फिर इसको ना हम रिवीजन करा दे रहे हैं, जो हम इसके पहले समझाए, रिकॉल स्मरण करवा दे रहे हैं और एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, क्योंकि हम जितना बोलेंगे ना आपके मस्तिष्क में, आपके खोपड़ी में, दिल दिमाग में, उतना ही ये मेरा बात प्रवेश करेगा और यह बात मेरा जो है ना आपके मस्तिष्क में ना घर बना देगा, मतलब समा जाएगा ये मस्तिष्क में और याद हो जाएगा। क्या कि मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जन जन तक कमजोर विद्यार्थी भी अगर मेरा वीडियो को देखे तो वह तेज बनने का प्रयास करे, उसका लाइफ थोड़ा सा उज्जवल हो जाए, क्योंकि आज का जमाना जो है ना तेज विद्यार्थियों का जमाना है। कहीं ना कहीं से कोई भी विद्यार्थी ना ज्ञान प्राप्त कर ले रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थी मेरे अंदर जो भी ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त कर लें, क्योंकि उनको भविष्य में कोई भी प्रकार का परेशानी न हो, कि नहीं कि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहे, क्लास चल जाए 10th क्लास पढ़ने के लिए, 11th 12th पढ़ने के लिए, जनरल कंपटीशन में भी अब ये सब नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट से प्रश्न पूछने जाने लगा है। डिस्टेंस फार्मूला पूछ देता है कि दो बिंदु के बीच की दूरी इतना है तो बताइए उसका दूरी क्या है, डिस्टेंस फार्मूला हो जाए, इक्वेशन भी इस पर आधारित आता है क्वेश्चन पे। फिर उसके बाद मान लिया जाए सेक्शन फार्मूला आता है, विभाजन सूत्र आता है, ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का आता है फार्मूला 1/2 × x1 × y2 - y3, ये सब जो होता है, प्लस x
प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 जो होता है जनरली हम आपको ये सब सारा टेक्निक बता देंगे कि 10th क्लास का या 11th 12th का फॉर्मूला ना आप कैसे आसानी से परमानेंट याद, लेकिन उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तो आशा करते हैं कि सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जो नहीं लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से बोलते रहे। देखिए एक सच क्षैतिज रेखा इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन x को एक सच कहा जाता है। YH थोड़ा सा तेजी बोल रहे हैं इस कारण से विद्यार्थी, क्योंकि ये पहले समझा दिए हैं, हमको आगे भी बहुत सारा चीज समझाना है एक ही वीडियो में। लेक्चर नंबर फर्स्ट एक ही वीडियो में हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, फिर लेक्चर नंबर सेकंड जब आएगा तो उसमें हम डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, उसके बाद सेंट्रॉइड का फार्मूला मतलब त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला, विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला बताएंगे। उसमें भी मूल बिंदु से दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला बताएंगे, दो अलग अलग बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला बताएंगे। मतलब बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा एकदम, बिल्कुल एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिल दिमाग में समा जाएगा। तो देखिए YH उदग्र रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, YH को YH कहा जाता है। मूल बिंदु किसको कहा जाता है, x तथा YH दोनों एक दूसरे को जिस निश्चित बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता था। इसको हम डंडा से इस प्रकार से बताए थे, ये मान लिया जाए YH हो गया और ये मान लिया जाए x हो गया, या इसको ऐसे कर देते हैं, ये x और ये YH दोनों एक दूसरे को जिस निश्चित यहाँ पर काट रहा है उसको मूल बिंदु कहेंगे, और मूल बिंदु का इंग्लिश O से सूचित हो रहा है ओरिजिन, इसी कारण से इसको संकेत में O से सूचित किया जाता है, और मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक 0 ही होता है। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तब इसके बाद थोड़ा सा हम आपको चतुर्थांश का परिभाषा लिखा दे रहे हैं। उसके बाद ना फिगर से चिन्ह के बारे में, चिन्ह के बारे में कि यदि किसी बिंदु का चिन्ह प्लस प्लस हो तो वह प्रथम पाद में क्यों जाता है, इसका भी कारण पूरा नाम कारण सहित वर्णन सहित बताने जा रहे हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थी, चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, तब जैसा कि हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बतलाने जा रहे थे, तो उसमें ना 3 जो डेफिनेशन था बेसिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसका हम डेफिनेशन पहले बता दिया। अब ये चौथा डेफिनेशन है पाद या चतुर्थांश। देखिए इसके नाम में भी थोड़ा सा परिभाषा छुपा हुआ होगा। चतुर्थांश का यदि आप संधि विच्छेद कीजिएगा, देखिए बोर्ड पर लिख दे रहे हैं चतुर्थ प्लस अंश। तो चतुर्थ का मतलब होता है चौथा, अंश का मतलब होता है भाग, तो चौथा भाग का मतलब 4 भाग के भाग 4 भाग। चतुर्थ का मतलब 4, अंश का मतलब भाग, टोटल के भाग 4 भाग। क्या देखें यहाँ परिभाषा, एक सच तथा YH दोनों पूरे समतल को, जैसे बोर्ड हम बताएं कि बोर्ड अगर समतल है, आपका कॉपी पर नोट कर रहे हैं कॉपी समतल है, बुक पर अगर कहीं लिखा हुआ है बुक समतल है, 4 भागों में विभाजित करते हैं या बांटते हैं। मतलब XH और YH दोनों पूरे समतल को 4 भागों में बांटते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना चाहिएगा X एक्सिस एंड Y एक्सिस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ऑफ एनी प्लेन, किसी समतल को, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए प्रत्येक भाग को पार्ट करते हैं, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए किसमें लिखा हुआ है क्वाड्रेंट, फिर से एक बार बोल देते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिस्ट्रीब्यूटेड एनी प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। हिंदी बोल देते हैं एक्स तथा वाई एच दोनों पूरे समतल को 4 भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग को पाद कहते हैं, इसे चतुर्थांश भी कहा जाता है। अब देखिए इसके पहले हम बताए होंगे कि जो एक्स एक्सिस था और वाई एक्सिस था, तो उसमें बताए होंगे कि जिसमें डैश नहीं लगा हुआ है उसमें धनात्मक संख्या लिखेंगे, डैश लिखा हुआ रहेगा तो उसमें ऋणात्मक संख्या लिखिए। एक सच के दाईं ओर धनात्मक संख्या को लिखा जाता है या अंकित किया जाता है, लिखने का नियम है। तो जब उस साइड दाईं ओर होता है, उस साइड एक सच के दाईं ओर धनात्मक संख्या, तो बाईं ओर उसका जस्ट अपोजिट ऋणात्मक संख्या को लिखा जाता है। इसी प्रकार से वाई एच के ऊपर यहाँ पर जो मूल बिंदु हो जाता था, चलिए इससे भी आप समझने का प्रयास कीजिए। यह देखिए विद्यार्थी लोग, पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं ताकि सभी लोग एकदम पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए मूल बिंदु है, यह दाईं ओर धनात्मक संख्या, बाईं ओर ऋणात्मक संख्या, ऊपर में धनात्मक संख्या, वाई एच के ऊपर में धनात्मक संख्या, वाई एच के नीचे में ऋणात्मक संख्या।
इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, ऊपर में धनात्मक और नीचे में ऋणात्मक संख्या। चलिए अच्छा लग रहा होगा काफी। बाई अक्ष के ऊपर धनात्मक संख्या को लिखा जाता है, जबकि बाई अक्ष के नीचे ऋणात्मक संख्या को लिखा जाता है। अब थोड़ा सा चिन्ह के अनुसार हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बतलाने जा रहे हैं कि कौन सा बिंदु कौन से पाद में और कौन से चतुर्थांश में जाता है। प्रथम पाद में क्यों जाता है, द्वितीय पाद में क्यों जाता है। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तब आशा करते हैं इसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। एकदम जरूरी से जरूरी है, वीडियो को अंत तक में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, काफी अच्छा लगेगा। ठीक है विद्यार्थी, चलिए विद्यार्थी लोग तो थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल क्लियर नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा कि हम इसके पहले बहुत सारा चीज आपको बता दिए थे, ये एक्स अक्ष कहलाता है, एक्स ओ एक्स डैश, और बाईं ओर धनात्मक संख्या को लिखते हैं, बाईं ओर ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन होता है बाईं अक्ष कहलाता है। यहाँ देखिए मूल बिंदुओं के ऊपर में, मतलब बाईं अक्ष के ऊपर में या मूल बिंदुओं के ऊपर में धनात्मक संख्या और मूल बिंदुओं के नीचे ऋणात्मक संख्या को लिखा जाता है। यह देखिए मूल बिंदुओं के नीचे ऋणात्मक संख्या, मूल बिंदुओं के ऊपर धनात्मक संख्या को लिखा जाता है। एक सच के दाईं ओर धनात्मक संख्या, एक सच के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या लिखा जाता है। मूल बिंदुओं के ऊपर अर्थात बाईं अक्ष के ऊपर धनात्मक संख्या और नीचे में ऋणात्मक संख्या को लिखा जाता है। आप थोड़ा सा ना चिन्ह के बारे में जान लीजिए। तो देखिए विद्यार्थी, आप गौर कर रहे होंगे, यहाँ x, यहाँ o, यहाँ देखिए y, ये देखिए बोर्ड पर पूरा बढ़िया देखिएगा, x o y, ये x o y जो रहेगा ना, ये प्लस प्लस रहेगा। और इसके जस्ट अपोजिट माने इधर आइएगा, माने पहला और तीसरा, दूसरा नहीं, पहला और तीसरा जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ देखिएगा माइनस माइनस होगा। अब यहाँ नोट चलिए, देखिए ये विद्यार्थी और ये है ना माइनस माइनस, ये माइनस माइनस रहेगा। अब कितना विद्यार्थी इसको ना याद कर जाते हैं, याद नहीं करना है बल्कि ध्यान देना है, ध्यान पूर्वक देखना है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले देखिएगा आगे वाला एक्स नियामक होता है जो पहले बताए थे, जिसको भुज कहा जाता है। यदि एग्जाम में दे दे, इसके पहले बताए थे कि 3 2 में भुज कौन है, तो ये वाला भुज हो जाएगा और ये कोटि हो जाएगा। कहने का मतलब भुज 3 हो गया और कोटि 2 हो गया। यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि ये ना x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू। यहाँ देखिए तो विद्यार्थी ये क्या चीज में प्लस में है, सब प्लस में है। और यहाँ देखिए तो विद्यार्थी ये भी प्लस में है। ये जान लीजिए x का मान प्लस में और y का मान प्लस में। अब इसमें जस्ट कोई देखिए तो विद्यार्थी ये वाला x माइनस में है और ये नीचे देखिए तो विद्यार्थी लोग है माइनस में, ये वाला माइनस में और ये वाला माइनस में। याद नहीं करना है। और ये दोनों में तो विद्यार्थी जनरली कंफ्यूजन भी कम करते हैं। उसका कारण क्या है कि इसको ध्यान रखते हैं कि प्लस प्लस रहता है, इसका जस्ट उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस और प्लस का उल्टा माइनस। पहला का जस्ट अपोजिट तीसरा होता है और दूसरा का जस्ट अपोजिट विद्यार्थी चौथा होता है। पहला का जस्ट अपोजिट तीसरा होगा और दूसरा का जस्ट अपोजिट विद्यार्थी चौथा होगा। दूसरा हम देखिएगा विद्यार्थी ये है माइनस में, कितने है माइनस में। और ये वाला देखिए विद्यार्थी क्या चीज में है प्लस में। यहाँ पे लीजिए माइनस और इसको लीजिएगा प्लस। देखिए ये वाला है माइनस में और ये है जो प्लस में, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अब इसी का जस्ट अपोजिट इधर कर दीजिए विद्यार्थी, चौथा क्वाड्रेंट यहाँ लिख देते हैं। देखिए माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ भी जोड़ दीजिएगा। ये देखिए ये प्लस है और ये देखिए विद्यार्थी माइनस, देखिए प्लस माइनस हो गया। यही मेरे समझाने का तरीका है ताकि विद्यार्थी ना इसको कंफ्यूजन नहीं करे। अब फिर से एक बार देखिए बता दे रहा है, ये दोनों प्लस प्लस, कैसे ये प्लस में है ये प्लस में है। और ये देखिएगा ये दोनों माइनस माइनस, ये माइनस में है और ये माइनस में है। और ये देखिएगा विद्यार्थी एक्स वाला पहले देखिएगा, ये माइनस है और ये प्लस है। यहाँ देखिए माइनस प्लस है, इसका जस्ट अपोजिट ये वाला देखिए प्लस है और ये वाला माइनस, ये प्लस माइनस। यहाँ देखिए माइनस का उल्टा प्लस और प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। इस प्रकार से आप विद्यार्थी परीक्षा में भी यदि क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में, हालांकि ना फिक्स है ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का प्रश्न, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो चाहे बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो, चिन्ह से एक क्वेश्चन एकदम आना गारंटी है। अब तो चूंकि कोरोना लेकर के अभी 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, तो इसी से मिलता जुलता ना आपको कम से कम तक 5-6 ऑब्जेक्टिव आ जाए, कम से कम 5-6 ऑब्जेक्टिव फिक्स है। अगर इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा
और हमारे वीडियो को अंत तक सुन भी लीजिएगा ना, तो आपके मन मस्तिष्क में ना एकदम परमानेंट बैठ जाएगा, अट जाएगा, फिर आपको कहीं पढ़ने उड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, थोड़ा सा इसका ना विद्यार्थी हम उदाहरण दे देते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा किस प्रकार से मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उदाहरण के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तो थोड़ा सा उदाहरण भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तब थोड़ा सा उदाहरण देखिए और उदाहरण किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, अब थोड़ा सा देखिए ना, ये क्वेश्चन भी आपको हम बोर्ड पर ना लिख करके बता रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में एकदम फिक्स है कि देता ही देता है। इसी कारण से थोड़ा सा इसमें ना मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हैं और वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। ये नहीं कि वीडियो को हम 30 मिनट का बना रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में ना इससे आने वाला सारा ऑब्जेक्टिव जो है ना आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा विद्यार्थी, बिंदु यहाँ 3 दू है, तो 3 और 2 है। देखिए कहीं भी कुछ का भी चेंजिंग नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है ना, इसी 4 क्वाड्रेंट से रिलेटेड प्रश्न है। अंक देखिएगा आपका चेंज नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 दू है, यहाँ भी चेंज केवल हो रहा है ना, तो उसका साइन चेंज हो रहा है, उसका चिन्ह चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा विद्यार्थी दोनों प्लस में है, क्योंकि आगे कुछ का चिन्ह नहीं रहता है, तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, लुप्त रहता है, गायब रहता है। यहाँ देखिए 3 दू है प्लस प्लस। तो ये नहीं कि एग्जाम में जब मैट्रिक एग्जाम दे देगा 3 दू किस बात में है, तो वहाँ एग्जाम में जाइएगा और 3 दू को दर्शाने लगेगा। आपको दर्शाने के लिए थोड़े बोला है, हमको तो सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन बात में जो बतलाइए, क्योंकि जब दर्शाएगा तो आपका एग्जाम में बेवजह टाइम ना किल हो जाएगा। तो देखिए 3 दू है, 3 प्लस प्लस है, तो यहाँ देखिए विद्यार्थी प्लस प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम पाद, प्रथम पाद। इसका सीधे आंसर हो जाएगा प्रथम पाद में चला जाएगा। इधर बिल्कुल आसान लग रहा होगा सबको। अब यहाँ देखिए 3 माइनस 2 है, तो 3 के आगे कुछ का चिन्ह नहीं, तो प्लस माइनस। तो देखिए प्लस माइनस कहाँ है लिखा हुआ है, यहाँ। लगातार हम क्वेश्चन नहीं दिए हैं कि प्रथम पाद के बाद द्वितीय पाद, ऐसे नहीं दिए हैं, जहाँ तहाँ से प्रश्न दिए हैं ताकि विद्यार्थी कंफ्यूजन दूर कर ले। यहाँ देखिए प्लस माइनस है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस माइनस, यहाँ देखिए प्लस है, ये माइनस है। यहाँ देखिए प्लस माइनस वाला कौन क्वाड्रेंट हो जाता है, चतुर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको लिख देंगे आंसर में चतुर्थ पाद। बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा कि प्लस माइनस है, चतुर्थ पाद हो जाएगा, पाद हो जाएगा चतुर्थ पाद। अब इसका देखिए माइनस प्लस है, तो देखिए माइनस प्लस यहाँ है, माइनस प्लस यहाँ है, तो माइनस प्लस कौन क्वाड्रेंट में चला जाएगा विद्यार्थी, द्वितीय पाद में, द्वितीय पाद में, सेकंड क्वाड्रेंट में ही चला जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस है। यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए विद्यार्थी बिंदु माइनस के नाम माइनस 2 है, तो दोनों का चिन्ह माइनस माइनस था। प्लस प्लस होता है तो पहला का में, और माइनस माइनस रहता है तो पहला के ठीक सामने है तीसरा में। यहाँ देखिए कौन क्वाड्रेंट चला जाएगा, तृतीय क्वाड्रेंट में, द्वितीय पाद में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा विद्यार्थी, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए हम नियामक ज्यामिति का जब आपको परिभाषा दे रहे थे, अब उसमें बताएंगे नियामक ज्यामिति में किसी बिंदु का जो निरूपण किया जाता है 2 वास्तविक संख्या द्वारा। एक बिंदु है, इसका निरूपण 2 वास्तविक संख्या द्वारा किया गया। ये नहीं कि हम इसको हम पाद में ही दर्शाएंगे, क्वाड्रेंट में दर्शाएंगे, ये ना अर्थ पर ही चला जाएगा। देखिए एक सच के धनात्मक दिशा में और एक सच के ऋणात्मक दिशा में, बाई अक्ष के धनात्मक दिशा ऊपर में, बाई अक्ष के नीचे, मतलब किसी भी बिंदु को ना हम 8 जगह दर्शा सकते हैं। ये नहीं कि 4 ही जगह दर्शा सकते हैं, 1 2 3 और 4 जगह नहीं, ये तो क्वाड्रेंट में पाद में दर्शा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। और यहाँ ना अक्ष पर भी जाएगा, एक सच के धनात्मक दिशा में, एक सच के ऋणात्मक दिशा में, बाई अक्ष के धनात्मक दिशा में और बाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में। तो ठीक है विद्यार्थी, अब थोड़ा सा हम सभी बिंदु का निरूपण जो है ना क्वाड्रेंट मतलब पाद में और अक्ष पर भी करके बता रहे हैं, ताकि सारे विद्यार्थियों का कंफ्यूजन एक ही वीडियो में दूर हो जाए। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तो थोड़ा दर्शाने के लिए देखिए। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, तो थोड़ा सा देखिए आपके बोर्ड पर ये क्वेश्चन 4 को हम दिए हैं और ये 4 को क्वेश्चन इधर दिए हैं, तो 4 4 8 क्वेश्चन। यही 8 जगह ना किसी भी बिंदु का जो निर्धारण है वह आप कर सकते हैं। तो देखिए जिसमें 0 लगा हुआ रहेगा वो चला जाएगा क्वाड्रेंट में, जैसा कि आप पहले देखे होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। मतलब जिसमें 0 नहीं लगा हुआ रहेगा वो क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और जिसमें 0 लगा हुआ रहेगा, चाहे वो कोई भी नियामक 0 रहे, आगे का नियामक 0 रहे एक नियामक, चाहे पीछे का नियामक 0 रहे, जिसको कोटि भी बोलते हैं बाई नियामक,
तो आगे का नियामक जीरो रहे चाहे पीछे का नियामक जीरो रहे, वो अक्ष पर चला जाएगा, या तो एक्स अक्ष पर चला जाएगा या तो वाई अक्ष पर। लेकिन हम आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दे रहे हैं कि कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव जाएगा। और इसमें देखिए जीरो नहीं लगा हुआ है, सब चीज अंक सेम है, केवल प्लस माइनस का दिक्कत है और जीरो का दिक्कत है। यहाँ देखिए ये 3 4 इसमें जीरो नहीं लगेगा, ये क्वाड्रेंट में चला जाएगा, हाँ चला जाएगा क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले देखिए 3 4, तो देखिए इसको दर्शाना है 3 4 को, तो इधर से चलेंगे 3 के सामने, पहले एक्स अक्ष में चलेंगे 3 के सामने, फिर वाई अक्ष में चलेंगे 4 के सामने। ये देखिए विद्यार्थी ऐसे, इधर से 3 के सामने और इधर से 4 के सामने। तो थोड़ा सा हम इसको करके बता दे रहे हैं, 2 को कर दे रहे हैं, 2 को आप लोग समझ जाइएगा। ये देखिए इधर से चलेंगे 4 के सामने, यहाँ इसको दर्शा रहे हैं 3 4, इधर से चलेंगे 3 के सामने। ये देखिए इधर यहाँ पर अगर कोई बिंदु का नाम देना होगा तो इसे गोल घेरा कर दीजिए, और यहाँ बिंदु का नाम अगर पी क्यू आर कुछ भी ना सर पी से देख लीजिए 3 4। ये देखिए आपका ना 3 4 का निरूपण हो गया। और थोड़ा सा परिभाषा समझिए, अगर एक्स नियामक को अगर दर्शाना है ना, एक्स नियामक का जो परिभाषा होता है वो बाह्य से लंबवत दूरी होता है। किसी बिंदु की बाह्य से जो लंबवत दूरी होती है वह एक्स नियामक कहलाती है। और इसको भी अगर समझना होगा तो देखिए वो पूरा बढ़िया समझा देते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 है तो ये 3 हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिएगा ये 4 है तो 4 हो जाएगा। एक्स नियामक देखना है, एक्स नियामक ये हो गया तो बाह्य से लंबवत दूरी, तो देखिए यहाँ विद्यार्थी बाह्य से लंबवत दूरी देखिए यहाँ 3 है। अब वाई नियामक देखना है तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, तो वाई नियामक यहाँ 4 है, तो देखिए तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी 4 है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये जस्ट लाइक आयत की तरह हो रहा है। यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा इधर जस्ट। तो बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा समझा देते हैं, ये दोनों भी आसान है समझना, लेकिन क्योंकि इसके तरह इधर वाला सब चला जाएगा -3 -4, ये वाला थोड़ा सा बता देते हैं या ये वाला बता देते हैं। -3 4 और -4 कहाँ जाएगा, तो देखिए -3 और 4, यहाँ देखिए -3 के सामने यहाँ 4 के सामने चला जाएगा, और ये 3 और -4 है तो 3 के सामने -4 के सामने। देखिए यही वाला हम दर्शाते हैं, 3 और -4 यहाँ से चलेंगे 3 के सामने, -3 थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है, ये समझ जाइएगा। और ये देखिए -3 4 यहाँ हम बोर्ड पर दर्शा दे रहे हैं बढ़िया से। यहाँ चलेंगे -3 के सामने, आइए चलेंगे -3 के सामने, इधर चल रहे हैं विद्यार्थी, आइए चलेंगे इधर से 4 के सामने। यहाँ पी नाम दिए थे, यहाँ नाम दे देते हैं क्यू। ये हो गया आपका -3 और -4, -3 और -4। ये देखिए -3 के सामने और 4 के सामने। ये भी यदि ये एक्स नियामक है तो एक्स नियामक मापा जाएगा बाह्य से लंबवत दूरी, बाह्य से लंबवत दूरी, तो ये बाह्य से तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा -3 है। वाई नियामक है तो यह मापा जाएगा, इसका भी परिभाषा हो हम बाद में दिखा देंगे। ये वाई नियामक है तो ये वाई नियामक ही मापा जाएगा एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, एक्स अक्ष यहाँ से यहाँ तक देखिए दूरी विद्यार्थी 4 है। अब ये देखिए ज्यादातर विद्यार्थी इस सब को तो कंफ्यूजन नहीं करते, इस सब को तो दर्शा लेते हैं। ज्यादा विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन करते हैं प्रश्न बनाते समय कि 0 4 और 4 0 कहाँ जाएगा। तो समझिए बढ़िया से, यदि आगे वाला 0 रहेगा, कहने का मतलब एक्स नियामक 0 रहेगा तो वाई अक्ष पर जाएगा, उल्टा होगा। अब वाई नियामक अगर 0 होगा तो एक्स अक्ष पर जाएगा। तो देखिए यहाँ कौन नियामक 0 है विद्यार्थी, आगे वाला भी बताए थे कि एक्स नियामक कहलाता है, तो एक्स नियामक 0 है तो सीधे चल जाएगा वाई अक्ष पर। तो ये आप जाना कहाँ है, तो देखिए 4 है, कितना है विद्यार्थी 4, तो 4 का मतलब +4, तो एक्स नियामक 0 है तो वाई अक्ष पर चले जाएगा। तो वाई अक्ष तो ये आपका रेखा कहलाती है जो वर्टिकल लाइन या उदक रेखा कहलाती है। तो ये 0 4 पर चला जाना है, तो यहाँ देखिए 4 कहाँ है, यहाँ पर ही है, इसको इससे गोल घेरा दे दीजिए। और यहाँ बिंदु दर्शाना होगा तो पी क्यू है तो यहाँ नाम दे सकते हैं, यहाँ आर दे देते हैं, तो एबीसी भी कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कौन अच्छा है, वाई अच्छा है, 0 4 दर्शा रहे हैं, इसका एक्स नियामक 0 और वाई नियामक 4 हो जाएगा, 0 4 हो गया। मेरे ख्याल से सभी को अच्छा लग रहा होगा। देखिए 4 0 होती है, कौन नियामक 0 है विद्यार्थी, वाई नियामक। तो वाई नियामक 0 होगा तो उल्टा करना है, एक्स अक्ष पर जाएगा। तो एक्स अक्ष पर 4 कहाँ है, यहाँ पर ही है, तो इसको नाम दे देते हैं, मान लिया जाए इसको, चलिए ए नाम दे देते हैं इस बार। तो इसका नाम 4 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 हो जाएगा, एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 हो जाएगा। अब देखिए -4 0 है, फिर देखिए इसमें कौन 0 है, वाई नियामक 0 है, तो भी जाएगा एक्स अक्ष पर, लेकिन यहाँ कितना है -4, इधर नहीं जाएगा बल्कि इधर जाएगा, यहाँ देखिए। तो इसको हम नाम दे देते हैं बी, यहाँ हो गया -4 0। फिर यहाँ देखिए 0 -4, कौन नियामक 0 विद्यार्थी लोग सब लोग
पूरा बढ़िया से बोल देखिएगा। इन्हें की वीडियो बड़ा हो रहा है तो फिर देखना बंद कर दीजिएगा, तब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझिएगा, अधूरा रह जाएगा। यहाँ देखिए x नियामक 0 है, x नियामक जब 0 है तो कहाँ जाएगा, ये बाई अक्ष पर जाएगा। कहाँ जाएगा, बाई अक्ष पर। तो बाई अक्ष पर कहाँ जाएगा, माइनस में है, तो माइनस चार में यहाँ देखिए, इसको नाम दे देते हैं c, इसका हो जाएगा 0,-4। तो आप देखिए ये जो 8 भिन्न भिन्न बिंदु जो थी और इधर भी कुल मिलाकर के 4 इधर बिंदु और 4 इधर, 8 भिन्न भिन्न जो बिंदु थे, 8 भिन्न भिन्न जगह पर जाएगा। यहाँ पे पहला, दूसरा और दो हम यहाँ छोड़ दिए गए हैं, वो आसान है, वो सभी विद्यार्थी लोग समझ भी गए होंगे और दर्शा भी दिएगा। लेकिन ज़्यादा कंफ्यूजन ये सब में होता है, तो इसको हम दर्शा के बतला दिए। देखिए विद्यार्थी, ये बिंदु दर्शाएं, ये बिंदु दर्शाएं और ये बिंदु दर्शाएं और ये बिंदु दर्शाएं, और इसमें बता दिए कि यदि किसी बिंदु का यदि x नियामक 0 होगा, कौन नियामक, x नियामक 0 होगा तो जाएगा बाई अक्ष पर। यहाँ देखिए x नियामक 0 है, यहाँ देखिए x नियामक 0 है तो बाई अक्ष पर, प्लस अगर रहेगा तो ऊपर जाएगा, माइनस रहेगा तो नीचे। किसी बिंदु का यदि बाई नियामक 0 रहेगा तो x अक्ष पर जाएगा, और यदि x नियामक 0 रहेगा तो बाई अक्ष पर जाएगा, बाई नियामक 0 रहेगा तो x अक्ष पर। फिर से बता दे रहे हैं, प्लस रहेगा तो इस साइड जाएगा दाईं ओर, और माइनस रहेगा तो इस साइड जाएगा। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो सभी लोगों को जो हमारे YouTube चैनल देख रहे होंगे, विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छा, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक लगा होगा। हमारे पढ़ाने का जो टीचिंग स्टाइल है सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो आसपास के सभी दोस्तों के यहाँ हमारा यह वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी हमारे YouTube चैनल से काफ़ी फायदा पहुँचे, उनको भी सहयोग मिले। और हमारा उद्देश्य तो हम बार बार बताते जा रहे हैं कि सभी विद्यार्थियों तक हमारे शिक्षा को बढ़ावा देने का मुख्य कार्य करना ही उद्देश्य है। चलिए ठीक है विद्यार्थी, फिर आप लोगों से मिलेंगे, उसमें लेकिन फार्मूला के बारे में बताएंगे। लेक्चर नंबर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही, जैसे ज्योमेट्री का पूरा लेक्चर 7 लग गए थे उसमें, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।